सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें। घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। डेमोग्राफी बदलने का गंदा खेल। अवैध घुसपैठ की इनसाइड स्टोरी। घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू। एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। घुसपैठियों का नेटवर्क, किसका होमवर्क? दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। सवाल सिर्फ घुसपैठ का नहीं, सवाल भारत की पहचान का है। क्या देश के कुछ इलाकों में आबादी का गणित सुनियोजित तरीके से बदला जा रहा है? क्या सीमा पार से सिर्फ लोग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश भारत के भीतर उतारी जा रही है? केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है, हाई लेवल कमेटी बनाई है, मिशन साफ है। घुसपैठियों की पहचान, नेटवर्क का खुलासा और निष्कासन की तैयारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों तक आखिर यह खेल चलता कैसे रहा? कौन देता रहा संरक्षण? कौन करता रहा वोट बैंक की राजनीति? और क्या अब देश में डेमोग्राफिक वार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है? बात घुसपैठ पर, बहस सीमा सुरक्षा पर, विश्लेषण उस सियासत पर जो देश हित से ऊपर वोटों का हिसाब लगाती रही। क्योंकि सवाल सीधा है, भारत में रहने का अधिकार किसे है और देश का कानून तोड़ने वालों पर कब तक रहमदिली होती रहेगी? सबसे पहले अमित शाह साहब को सुनिए, उन्होंने डेमोग्राफिक रिफॉर्म को लेकर क्या कहा है। हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। और अमित शाह साहब जो कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री, वैसी मुहिम की शुरुआत शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कर चुके हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों बंगाल छोड़कर भागो। जरा उनको भी सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो आपने सुन लिया, वो कह रहे जल्दी जल्दी भागो, जो करना है सरकार करेगी। लेकिन आज जो रिफॉर्म हो रहा है उसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ही कर दिया था। जरा उनका बयान भी आपको सुना देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज
देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस बात का ऐलान किया कि घुसपैठियों अब तुम्हारी खैर नहीं। देश के सवाल का वक्त है। जी हां, सवाल नंबर 1, क्या भारत में डेमोग्राफिक बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है? सवाल नंबर 2, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, अवैध घुसपैठ रोकने में राज्यों की भूमिका कितनी क्रूशियल, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अहम है दर्शकों। सवाल नंबर 3, क्या स्मार्ट बॉर्डर और एंटी ड्रोन सिस्टम से घुसपैठ रोकने में कामयाबी मिल पाएगी? बहुत क्रूशियल सवाल है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस पर भी चर्चा होगी। सवाल नंबर 5, क्या सरकार एनआरसी जैसे बड़े कदम की ओर बढ़ रही है, जिसे लेकर लोगों के पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है? लेकिन दर्शकों, अगले घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेगा। लेकिन डेमोग्राफिक है क्या? ये जो कमेटी बनी है, डेमोग्राफिक चेंज कमेटी क्या है और क्यों घुसपैठियों में भगदड़ मच गई? दर्शकों, ये आपके लिए जानना, देखना, समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। दर्शकों, आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी क्या है, कैसे है, क्या काम करेगी, पूरी जानकारी देश का सवाल में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी नंबर 1, आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी ये कमेटी करेगी, जिसका नाम डेमोग्राफिक चेंज कमेटी रखा गया है। जानकारी 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। आखिर ये कमेटी क्या करेगी? रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनकी अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी। जानकारी नंबर 3, डेमोग्राफिक चेंज कमेटी क्या है, घुसपैठियों में भगदड़ क्यों है? जी हां, कमेटी अवैध घुसपैठ को ट्रैक करेगी। जो अवैध तरीके से लोग देश में रह रहे हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। जी हां, अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, यह कमेटी क्या करेगी? जानकारी नंबर 4, जनसंख्या में आई अचानक तब्दीली पर नजर रखेगी, उसे ट्रैक करेगी, उसे देखेगी। जी हां, और जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। दर्शकों, देश का सवाल में बहुत क्रूशियल चर्चा आज हो रही है। भारत में हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन भी यह कमेटी करेगी कि जनसंख्या में जो बदलाव हो रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। धार्मिक स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी की जाएगी कि अचानक धार्मिक स्तर पर क्या आबादी घट रही है, बढ़ रही है। जानकारी नंबर 7 आपको बताने जा रहे हैं। दर्शकों, सामाजिक समुदायों के स्तर पर आए बदलाव पर भी यह कमेटी नजर रखेगी। तो सोचिए कितना क्रूशियल डेवलपमेंट है देश के लिए। और आखिरी जानकारी नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आपको दिखाने जा रहे हैं, क्यों घुसपैठियों में भगदड़ मची है। देश के डेमोग्राफिक इश्यूज का समाधान भी ये डेमोग्राफिक चेंज कमेटी करेगी। दर्शकों, ये बहुत बड़ा कदम है देश को एक सही राह में ले जाने के लिए, क्योंकि कौन आया, कहां से आया, कुछ पता नहीं है, लेकिन अब पता होगा। क्योंकि अचानक जनसंख्या कुछ खास समुदायों की बढ़ गई,
कुछ की घट गई, लेकिन इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे, वो चेहरे कौन कौन से होंगे जिस पर सरकार ने भरोसा जताया दर्शकों, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे समाज के, सिविक बॉडीज के, जिनको इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। वो भी ग्राफिक के जरिए आपको वॉल पे मैं बताऊंगा, चेहरा दिखाऊंगा, नाम बताऊंगा। जी हां, सबसे पहला नाम आपकी स्क्रीन पर, मेंबर नंबर 1 रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाम लेकर ये अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के दर्शकों, ये अध्यक्ष है। दूसरा नाम सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण, ये मेंबर नंबर 2 हैं इस कमेटी के, जो इस कमेटी के लिए काम करेंगे। मेंबर नंबर 3 रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव होंगे, इनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। मेंबर नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। डेमोग्राफिक चेंज कमेटी के मेंबर्स की जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 5वें और आखिरी मेंबर डॉक्टर शमिका रवि, जिनको जिम्मेदारी दी गई है डेमोग्राफिक चेंज कमेटी की करता धरता। तो ये पैनल है जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी के लिए काम करेगा। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की जांच की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, क्यों यह कमेटी बनी दर्शकों, क्यों सरकार को लगा, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही और क्यों अमित शाह साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे। जी हां, चलिए अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। आपके लिए वजह बताने जा रहा हूं क्यों इस कमेटी की आखिरकार जरूरत पड़ी है आपको, और यह समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर नागरिक के लिए। वजह नंबर 1, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी वजह थी। वजह नंबर 2, 65 साल में हिंदू 7.8% तक घटे, मुस्लिम आबादी 4.5% तक बढ़ गई। कैसे? वजह नंबर 3, पश्चिम बंगाल बिहार के कई सीमावर्ती इलाकों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई है, खास समुदाय की जनसंख्या में। वजह नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ को अघोषित बाहरी आक्रमण जैसा माना है, यानी ये घुसपैठ ये हमारे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है, इसीलिए इस कमेटी की जरूरत पड़ी है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, कमेटी काम क्या करेगी, आपको वजह पता चल गई, कमेटी के मेंबर्स आपको पता चल गए, कमेटी क्यों क्रूशियल है यह आपको बता दिया, लेकिन कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी क्या है दर्शकों, वो जिम्मेदारी भी आपके लिए समझना जरूरी है। कमेटी काम कैसे करेगी दर्शकों, देखिए अब मेरे प्रोड्यूसर भी ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे देव, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आए आपके लिए कि आप इस पूरे मामले को समझिए, पूरा विश्लेषण। इन्फो नंबर 1, कमेटी पूरे देश के डेटा को स्टडी करेगी। ये जो कमेटी बनाई गई जिसका ऐलान अमित शाह साहब ने किया है, वो पूरे देश के डेटा को स्टडी करेगी, जनसंख्या के पॉपुलेशन डेटा को। इन्फो नंबर 2, पता लगाएगी कि अवैध रूप से आए प्रवासियों के चलते कहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत क्रूशियल काम करने वाली है यह कमेटी। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यह हर स्तर पर आबादी में बदलावों को जांच करेगी। हर स्तर पर जो आबादी में बदलाव है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। हर घुसपैठियों को देश छोड़कर भागना होगा दर्शकों अगर यह कानून सख्ती से लागू हो गया। इन्फो नंबर 4, अचानक आबादी बढ़ने वाले क्षेत्रों में जमीन, पानी, रोजगार, राशन जैसे सीमित संसाधनों के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। जितनी आबादी उतने संसाधन की नीतियां बनेंगी। इन्फो नंबर 5 आपको दिखाने जा रहा है दर्शकों, क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। क्या करेगी कमेटी? समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सीमा सुरक्षा मजबूत करने का काम किया जाएगा, यानी यह हर तरह के डेमोग्राफिक डेटा को स्टडी करेगी, बॉर्डर से लेकर एक छोटे यूनिट तक। इन्फो नंबर 6, नागरिकता नियमों को बड़ा करने के लिए गाइडलाइन भी जारी करेगी कि किस तरह से सिविक बॉडी, सिविक सेंस ठीक से काम करे। इस पर बहुत क्रूशियल ये एक कदम सरकार का माना जा सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर जनसंख्या का फीसदी भी बदला है दर्शकों, और आप ये डेटा देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। भारत कहने को तो हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन जिस तरह से हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है, बहुत क्रूशियल डेटा आपको दिखा रहे हैं। 2011 में देखिए 79.80% मुस्लिम 14% थे। 2001 में 80, 13, 91 में 81 और 52। ये देखिए पहले 12% थे, फिर 13% हुए, फिर 14%, यानी 13, 14 और 15। उसके बाद 1961 में मुस्लिम आबादी 10 थी, फिर 11% हो गई, उसके बाद 11.80% हो गई, और हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही, 83, 82। तो ये बहुत क्रूशियल एक इश्यू था सरकार के लिए कि हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और जो मुस्लिम हमारे भाई हैं, जो नागरिक हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत क्रूशियल डेटा है, और इस डेटा के स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, क्या ये नेचुरल फिनोमेना है, यानी हर जाति, समुदाय, धर्म के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या ये नेचुरल फिनोमेना है या मैनिपुलेशन इसमें किया जा रहा है दर्शकों? क्या इस पे मैनिपुलेशन किया जा रहा है? क्या घुसपैठिए हमारी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं? क्या घुसपैठिए देश के नागरिकों का हक छीन रहे हैं? अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। इस गंभीर चर्चा में हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, पूरा संपूर्ण विश्लेषण होगा। ये जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी सरकार ने बनाई है,
स्वागत कीजिए मेरे साथ अनंत अमित जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पद्मश्री आरवीएस मनी सर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्रालय के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। गिनी साहनी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मेरे साथ जेबा खान है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जेबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आरवीएस मनी सर के पास जाता हूं। सर, इट्स बीन लॉट ऑफ इयर्स, आपने बहुत क्रूशल तरीके से गृह मंत्रालय में हर तरह के नए कायदे कानून और सरकारों को देखा है बदलते हुए। ये जो कानून है, ये जो नई कमेटी बनी डेमोग्राफिक चेंज कमेटी, ये कितनी क्रूशल, कितनी इंपॉर्टेंट थी सर देश के लिए? देखिए, मैं पर्सनली आई स्टैंड विंडिकेटेड। 2007 में ये ट्रेंड पड़ना शुरू किया था, न केवल घुसपैठियों का पॉपुलेशन इंक्रीज का, बाकी तंजीम का, बाकी जो तहबीली के जवान का जमात जो काम कर रही थी उसका, उसके अलावा ग्रोथ होती थी। सडनली 50 किलोमीटर जो आज अमित शाह जी कह रहे हैं, वो 50 किलोमीटर वो क्रूशियल थे। वहां पर बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। अच्छा, कुछ चीजें बता दूं कि जैसे कोकराझार रायट हुआ था 2012 में, मैं नहीं कह रहा, एच एस ब्रह्मा बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए थे, उन्होंने भी तब भी फ्लैग किया था 2012 में, कई लोगों ने फ्लैग किया था। ये इसी घुसपैठ के वजह से ट्राइबल एरियाज में, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहां आम भारतीय नहीं जा सकता, वहां जाके वो सेटल हो गए और वहां जाके लड़कियों को छेड़ के उस हिसाब से हुआ था। ऐसे कई कई आपको मिलेंगे। बाकी बशीर हाट में देखिए, नीचे आप गंगा सागर की तरह जितना जाते जाएंगे बंगाल में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जहां पर बहुत कुछ हुआ था। तो इसके बारे में हमने कई कमेटी बना के मीटिंग्स किया था, परंतु तत्कालीन सरकार का पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं होने के कारणवश ये जो भी कायदे कदम उठा सकते थे वो नहीं उठा पाए। मैंने अपने किताब में इसके बारे में जिक्र किया है, मिथ ऑफ हिंदू टेरर में, और कई बार ये बात कहा है, बार बार कहता आ रहा हूं, ये पॉपुलेशन का जो विश्लेषण करिए, देयर आर लॉट ऑफ इशू। उसके अलावा हर जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में एक किरीट सोमैया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अकेले इसके अगेंस्ट अभियान चलाए हुए हैं। बाकी केरला के अंदर जाएंगे आप, त्रिपुर है तमिलनाडु में, इतना ज्यादा चेंज हो चुका है जनसंख्या का। दिल्ली में जाइए, नोएडा में, पीछे आपने देखा होगा कि किसी 10 साल पहले किसी मेड के ऊपर जब बात हुई थी तो पूरा उनका जो समुदाय था इलीगल इमिग्रेंट्स का, उन्होंने दे हेल्ड द सोसाइटी फॉर रैंसम। ऐसे ऐसे कई जगह हुआ है। तो मैं पहली बात तो अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, वो गृह मंत्रालय में भी जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स रह चुके हैं, उनको इसका पूरा संज्ञान है, ये पूरे इश्यू का संपूर्ण संज्ञान है, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस कमेटी का मेंबर होते हुए। इनफैक्ट वो इस कमेटी के रीढ़ की हड्डी है। शमिका रवि है, वो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर करेंगे, मगर जो पॉपुलेशन और जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो सिटीजनशिप वायलेशन वगैरह हो रही है, इसके ऊपर अगर कोई रिसोर्स पर्सन है, कोई संसाधन है इस कमेटी में, तो दुर्गा शंकर मिश्रा रहे हैं। मेरे ही कार्यकाल में वो वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स थे, उनको इसके बारे में बहुत अच्छा। और ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज के ऊपर भी हमने जब मीटिंग किया था, तो ये दुर्गा शंकर मिश्रा जी पूरे संज्ञान है, उनका अवगत कर रखा है, तो ही विल बी प्लेइंग ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल। बाकी बालाजी श्रीवास्तव IPS अफसर रहे हैं उनका, बाकी जो सेंसस कमिश्नर है RG ऑफ इंडिया, वो तो नेचुरली मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। तो ये बड़ा बैलेंस्ड कमेटी है, ये बहुत एक्सेलेंट काम करेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य सूची दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात से कि ऐसा कमेटी बनी है। थैंक यू मनी सर, प्लीज स्टे विद मी, आई विल कम टू यू अगेन। इससे पहले कि मैं जेबा के पास जाऊं, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। गिनी साहब, क्या पिछली सरकारें इतने क्रूशियल इशू को नजरअंदाज कर रही थी, और क्या डेमोग्राफिक चेंज नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कांग्रेस के लिए? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2 सवाल पूछे कि पिछली सरकारें इग्नोर कर रही थी। सर, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1951 में पहली जनगणना हो गई,
उसके बाद लगातार हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है। पहले 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में, अब 2021 में होनी थी जो मोदी जी ने टाल दी और बहाना दे दिया कोरोना का। अब आप ये सवाल तो इन सरकार से पूछिए ना कि कांग्रेस ने कहां इतने क्रूशियल पीरियड को साइड में किया। आप जो है, सबसे बड़ी बात मेरे को यहां पे दिखती है सर कि बहुत जल्दी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि विपक्ष ने पूरे देश हित में काम करे हैं। आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी भी डेमोग्राफिक चेंज को मेजर करने में कमी छोड़ी हो? कांग्रेस तो लगातार हमारे देश के अंदर जनगणना कराती रही है। ये तो मोदी सरकार की विफलता है जो आज तक देश की जनगणना नहीं करा सकी ये सरकार, और आप कह रहे हैं जी लॉलीपॉप दे करके 2027 में कराएंगे। अरे आप जनगणना कराओ ना, आप अपने आप से कहां से आंकड़े लेके आ जाओ किसकी आबादी कितनी बड़ी? ये तो झूठे प्रोपेगेंडा है इन लोगों के चुनाव जीतने के, हिंदू मुसलमान कराने के देश में। क्या आज ये देश में मुद्दा होना चाहिए? मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, हिंदुओं की कम बढ़ रही है, तो ये तो आप हिंदू परिवारों से पूछो ना, बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों आबादी नहीं बढ़ा रहे? आज हम हिंदू संगठनों को देखते हैं जो कहते हैं कि भैया 2 बच्चों पे 11,000 देंगे, 31,000 देंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि जनगणना पे नियंत्रण लगाओ, एक तरफ यही हिंदू संगठन के लोग कहते हैं जनगणना बढ़ाओ। तो भाई बढ़ाओ ना, आपको किसने मना कर दिया? शादी आपकी, परिवार आपकी गृहस्थी जिंदगी, आपको कौन रोक रहा है बच्चे पैदा करने से? 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, हमने मना थोड़ी ना करा, या कांग्रेस ने आपको आके रोक दिया? तो ये सोचने वाली बात है साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति है। और ये घुसपैठ की बात करते हैं कि घुसपैठिए जो हैं वो किसी तरीके से जनगणना को बढ़ा रहे हैं। तो भाई आज 12 साल से आज सत्ता में आप बैठे हुए हो, सारा बॉर्डर आपके हाथ में है। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो आपके लिए शर्मसार होने वाली बात है। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात में कि हमारी सीमाएं इतनी कमजोर कैसे होगी कि बांग्लादेश से लोग टाप के तारों के नीचे से आ जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, चुनाव जीतने का तरीका है, और इससे कुछ नहीं है। किसकी आबादी कितनी है ये आपकी और हमारी एक रिपोर्ट पेश नहीं करेगी, ये देश की जनगणना की रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार पे दबाव बनाइए कि जनगणना हो। आज कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो 2011 में 50 साल के थे, आज 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनकी पेंशन नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि जैसी जनगणना होगी कितने सारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर प्रेशर आएगा पेंशन देने का, तो ये पेंशन से भी बच रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये जनगणना हिंदू मुसलमान करा के हिंदुओं का वोट पाने का एक तरीका है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। मैं अमित जी के पास, और अमित, ये जो डेटा सरकार पेश कर रही है ये डेटा गलत है, फेक है, मैनिपुलेटिव है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। मैं ज़िबा के पास भी जाऊंगा इसके लिए जवाब के लिए। अमित जी, अमित जी, सर्वप्रथम तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, आपको भी वंदे मातरम। जिस तरीके से घुसपैठ और अप्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन किसी भी राष्ट्र के वर्तमान भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिस तरीके से 15 अगस्त 2025 को देश के गणनायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी साहब ने लाल किला के प्राचीर से यह कहा कि डेमोग्राफी चेंज पे लगातार इस तरीके से 5 मिनट का उनका भाषण था। यह भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में पूरे देश में घूमकर कहती रही इस देश की बहुत बड़ी समस्या घुसपैठ है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। और इस बार के पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में लोगों को यह पता चल गया कि किस तरीके से इस देश में घुसपैठ की समस्या है। अभी कांग्रेस के मित्र जनसंख्या की बात कर रहे थे, जनगणना की बात कर रहे थे। मित्र, आपके युवराज इस देश के एक्सीडेंटल एलओपी और राजवंशी परंपरा के संवाहक माननीय श्रीमंत श्री राहुल गांधी जी ने, नहीं है, एक्सीडेंटल एलओपी नहीं है। पहले तो अपने शब्दों के अंदर बदलाव कीजिए। आप कह रहे हैं समय में बोल, आप अपने समय में बोलिए। नहीं, आप गलत बयानबाजी करोगे तो रोकना पड़ेगा ना। एक्सीडेंटल तो प्रधानमंत्री है, एक्सीडेंटल पीएम तो हमारा है। आप कैसे कह दोगे कि एलओपी को आप एक्सीडेंटल कह रहे हो? मतलब वो क्या, मतलब आपको सपना है और उनको बना दिया गया? भाई साहब, पूरे विपक्ष ने उनको चुना है, पहले राजनीति समझ लीजिए तो डिबेट पे बैठिए। अरे सरदार जी, मैं आपसे तेज बोल सकता हूं, आपके समय अरे बोलिए, किसने मना करा? आपकी आवाज है, हमने रोकी थोड़ी ना। नहीं तो आप हमसे तेज भी बोल लो और हमसे ज्यादा बच्चे भी पैदा करो, हमने कब मना करा आपको? अरे वो तो श्रीमती आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था देश में, देश की जनता जानती है, इसीलिए उस पर मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ सब जानते हैं। आप हमारे को इतना तो बता दो, आपने किस आधार पे कह दिया कि एक्सीडेंटल एलओपी? आप ये जवाब दीजिए।
किन्नी साहब आप बात सुन लीजिए, आप अपने समय पे बोलिएगा। आप तो अमित जी आपने बोला किस आधार पे एक्सीडेंटल एलओपी? राहुल जी को आप ये अरे तो वो बताओ। है एक्सीडेंटल एलओपी, प्रधानमंत्री ये मानना एक्सीडेंटल पड़ेगा प्रधानमंत्री आपको। है। जो आप इस देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को गद्दार कहता हो, उसको क्या बोल सकते हैं? चुनाव जीतते जो हो, दूसरे देश में जाके इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ बात करता हो, कहता हो इस देश की लोकतंत्र को देखना है, लोकतंत्र कैसे खतरा में, तो भारत आइए कि देश की आलोचना करता हो विदेश के प्लेटफॉर्म पे जाकर, उसको क्या कह सकते हैं? अरे साहब, हमें मोदी जी का वो देखा बयान क्या सुनने को देश मजबूर के? मत करिए यहाँ अरे इससे डिबेट के पहले भी अंदर। देश की क्या हमें संकट तो बहुत शर्म सारे आती है आए, कि मैं भारत की धरती में पैदा हुआ? आपको भी शर्म आती है कि भारत की धरती में पैदा होकर के? ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, क्या आपको शर्म आती है कि भारत की धरती में पैदा होकर के आपके मोदी साहब बोलते हैं विदेशों की धरती में जाकर के तब देश की बेइज्जती होती है, जब एक छोटे बच्चों के बलात्कार होते हैं और उसको ढका है तब देश की बेइज्जती होती है। जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में नमस्ते ट्रम्प कराते हैं और गरीबों को छुपाने के लिए दीवार बना देते हैं, तब देश की बेइज्जती होती है। हमारे देश के अंदर विदेशी आते हैं, यहाँ से कुत्ते उठा लिए जाते हैं सड़कों से, तब देश की बेइज्जती होती है। साहब कहाँ कहाँ देश की इज्जत आप लोगों ने किरकरी करी, हमें मत समझाइए। पूरा देश देख रहा है, आपने देश को मजाक बना के रखा हुआ है। आप पहले अपने शब्दों पे माफी मांगिए। आपने जननायक, हमारे जननायक के बारे में बोला कि एक्सीडेंटल एलओपी, एक्सीडेंटल एलओपी तो प्रधानमंत्री है हमारे देश का। हमें पता नहीं लगता वो चुनाव कब होते हैं और कब जीत जाते हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार देश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। अब मुद्दे पे आ जाइए। किसकी सेवा में लगे हैं? अपने मित्रों की सेवा में लगे हैं। तभी तो जनता गिनी साहब, बड़े-बड़े व्यापारियों की सेवा में लगे हैं। अलाउ मी टू स्पीक। गिनी साहब, अमित अब आप बात पूरी करिए, मुझे जेबा के पास जाना है। अमित, हाँ, बात पूरी करिए। देखिए अमित जी, इससे पहले 1998 में असम के राज्यपाल होते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आर.के. सिन्हा साहब, एस.के. सिन्हा साहब। एस.के. सिन्हा साहब ने राष्ट्रपति को 1988 में एक ज्ञापन सौंपा। उसमें बताया कि असम में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है और इस पर भारत सरकार को अति शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद 2003 के एक रिपोर्ट में आया कि बिहार, बंगाल और असम में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कैसे लोग आ रहे हैं। और इसी देश में 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्बानंद सोनोवाल जब कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं और भारत के खिलाफ आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश में अघोषित बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति कुछ प्रदेशों की हो गई है, जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। उस समय किसकी सरकार थी? ये कांग्रेस की सरकार थी। हमारी सरकार 12 वर्षों से है, 12 वर्षों से निरंतर हम काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद, अमित जी, 10 तारीख को सरकार बनती है, 11 तारीख को हम जिस बॉर्डर पे 540 किलोमीटर में राज्य सरकार जमीन के पैसे तक देने को तैयार नहीं थी, हम पैसे देते हैं और बीएसएफ को कहते हैं कि साहब आप काम करिए, सरकार हमारे साथ, सरकार आपके साथ है। उसके बाद यशस्वी गृह मंत्री तमाम प्रदेशों का दौरा करते हैं और बीएसएफ के बॉर्डर पर जाते हैं और बीएसएफ के अधिकारियों से पूछते हैं कि साहब घुसपैठ कैसे रुकेगी, आपको क्या चाहिए, कौन से संसाधन चाहिए। भारत सरकार आपको सारे संसाधन को देने के लिए तैयार है, आप आगे बढ़िए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डिटेक्शन सेंटर बने हुए हैं, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं। सिर्फ अभी हमारी सरकार बनने के बाद यह पता चला कि मालदा के चांदनी पार्क में, इंग्लिश बाजार में एक डिटेंशन सेंटर है, उसमें सिर्फ 8 लोग पाए गए, 8 लोग। और जब हमारी सरकार बनी, आज बॉर्डर पे देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई की जो बात कर रहे हैं ना, अभी गिन्नी साहब ये कह रहे थे, इसी देश में कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो डिमांड और सप्लाई और अब सिर्फ राजनीति महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सप्लाई आता था और ये डिमांड भेजते थे, और किस लिए? वोटिंग करने के लिए। लेकिन ठीक है, जेबा सरकार बनी है और ये देश के लोगों को ये विश्वास था, उस विश्वास पे हम खड़े हुए। ये आरोप लग रहे हैं कि यूसीसी, एनआरसी और अब डेमोग्राफिक चेंज कमेटी एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए सरकार लेकर आई है, ऐसा है क्या? आप म्यूट पर है जेबा, आप म्यूट पर है। टारगेट करने के लिए तो लेकर आई है, और साथ ही साथ देश में आप देख लीजिए पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और एक तरह से इकोनॉमिक एकदम डिस्ट्रेस हो गया देश में। वो सब के तरफ से ध्यान को हटाने के लिए इन सभी मुद्दों पर बात करी है। आप ये बताइए ना, यूपीए का डेटा है, इन लोगों ने जब इतना ज्यादा घुसपैठ हो रहा है, 12 साल से क्या कर रहे हैं? 88,792 यूपीए के टाइम में डिपोज किया गया था। लेकिन अब आप 2005 से 2013 के बीच में ये डेटा है, आंकड़े हैं, बांग्लादेश डिपोज किया गया। अब इनके जो एनडीए का इसके सरकार में 2014 से 19 का जो डेटा है, 2566 लोगों को डिपोर्ट किया गया।
तो ये लोग कहाँ हैं? और अगर घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा है तो यानी गृह मंत्री फेल्योर है। टोटली इनको अपना फेल्योर मानना चाहिए कि गृह मंत्री निकम्मा है, गृह मंत्री फेल्योर है। आज से पहले आप सो रहे थे क्या? आज इतना ज्यादा घुसपैठिया इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? ये घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। घुसपैठियों को दिखाकर और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके ये देश के युवाओं के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। जिस तरह नीट की परीक्षा फेल होता है, और अफसोस की बात है जिस तरह देश के युवाओं को कॉकरोच बोला जाता है इस देश में, इन सभी बातों से देश के युवाओं के, देश के लोगों की नाराजगी को खत्म करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातों को ये ला रहे हैं। और आप हमेशा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा होता है, किस तरह ये काम करते हैं। जब भी कहीं फंसते हैं तो ध्यान को सीधे डाइवर्ट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे इस्तीफा मांग रहे हैं युवा, उनसे ध्यान हटकाने के लिए। सीजीआई सूर्यकांत, बहुत ही अफसोस की बात है जिस तरह उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच बोला, बेरोजगारों को कॉकरोच बोला। ये देश का अपमान है और ये देश के साथ गद्दारी है। इन सभी मुद्दों से ध्यान हटकाने का एक प्रयास है और कुछ इंडिया नहीं के है। लिए इस तरह की बात जेवा जी कह रही है। जेवा जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ऐसी बातें नेशनल चैनल पे बैठ के देश के सीजीआई के लिए नहीं बोल कर दिया? सकती हैं। ऐसा आप क्या बोल कांग्रेस दिया? से आती आप हैं, लोगों के पास आप जिस डेटा शहर से कहाँ आती हैं, है? उसी शहर से मैं भी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सीजीआई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, नेवर। घुसपैठियों की बात नहीं नहीं, आप सारे नहीं सारी बात ही गलत कह रही हैं आप। आप लोगों हम का तो एक कह रहे हैं कि इस publicity देश करना के और युवाओं माइंड को के साथ divert हमारी करना, सरकार है, देश के युवाओं लेकिन को जो divert करना, सट्टा पार्टी जो झूठ बाहर से आई हुई है, बाहर से बेरोजगारी लोगों को बढ़कर देश के युवाओं को जो भ्रम में फैलाना चाह रही है, हम उनके चट्टा को कहना चाहते हैं कि देश के युवाओं को भड़काने का काम मत करिए। इस देश का जैन जी जो है वो नेपाल और श्रीलंका इस देश को नहीं बनने देगा। इस देश का युवा इस देश के साथ है, इस देश के नेतृत्व के साथ है। टोटली फेल्योर है। देश की रक्षा जेवा जी, गलत बात मत बोलिए। युवाओं को रोजगार देने में आप लोग सक्षम नहीं है। देश के युवाओं के पूरी तरीके से सक्षम है। आज हमारी सरकारें बन रही है, हमें जो आसिफ हर साल नीट के पेपर लीक के आधार पे मिल रहा है। देश के युवा हमारे साथ हैं और आज के देश के युवा आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। कौन ये कर रहा है? युवाओं के साथ आप लोगों ने देश की सरकार चला रही है। देश के युवाओं के भविष्य के साथ आप लोग बाहरी आक्रांता चलाएगा क्या इस भारत को? हमेशा दूसरे पे इल्जाम, हमेशा दूसरे को टारगेट। आप लोग फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। जेवा जी, वो तो देश की जनता तय करेगी ना। आपको इसीलिए देश की जनता बाहर रखी हुई है। आप भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, आप कहां से राजनीतिक विश्लेषक बन के आ गई? आप अभी जमशेदपुर से चुनाव हार के आई है नगर निगम का, कांग्रेस की टिकट पे। कॉकरोच नहीं बोला जाता देश के युवाओं को। ठीक है, मनीष सर, मैं जेबा मनीष सर वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट। मनीष सर, ठीक है, जेबा मैं आ रहा हूं। जेबा पहली बात ये है, अमित सिंह, पहली बात ये है, आप कोई राजनीतिक विश्लेषण को लाते हैं तो उनको बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, क्योंकि संविधान के अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है और चीफ जस्टिस साहब मोदी जी से आदेश नहीं लेते। प्लीज, तो आप पहले उनको बोलिए, जेबा सुनते, जेबा उनको सुन तो लीजिए। जेबा सुन लीजिए तभी तो जवाब देंगी। उनको सुन लीजिए तभी तो जवाब देंगी। जेबा सुन लीजिए उनको, उसके बाद जवाब दे पाएंगे ना। मनीष सर प्लीज, संविधान पढ़ के आए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये कोई ऐसा हंसने और राजनीति करने वाली मामला नहीं है। देखिए, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एच.एस. ब्रह्मा, उन्होंने 2012 में भी कहा था कि 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम है। जेबा सुन लेते हैं, जेबा एक सेकंड। जेबा आरवीएस मणि सर सीनियर डिप्लोमेट है, थोड़ा सुन लेते। जेबा सुन लेते एक मिनट। जेबा सुनिए कुछ बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। और सिविलाइज्ड वे में सभ्य हो तो सभ्य के करे। आपकी पार्टी सभ्य वाली बात नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो सीधी सी बात कहता हूं कि एच.एस. ब्रह्मा का स्टेटमेंट है 2012 में, असम 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम माइनॉरिटी डोमिनेटेड, द पॉपुलेशन चेंजेस अकर्ड सो मच। तो ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने किताब में भी बोला है और कई जगह बोला है, डेमोग्राफी चेंज इज अ रियलिटी, डिस्टॉर्शंस ऑफ रियलिटी। चेंज तो हो सकता है, अगर डिस्टॉर्ट होती है, ओवरवेलमिंगली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ज्यादा बढ़ती है, जो
टोटल फर्टिलिटी रेट नॉर्मेटेड फर्टिलिटी रेट से ऊपर है, तो ये अलार्मिंग है। और ये 2007 में फ्लैग हुआ था और 2009 तक फ्लैग होता रहा। फिर उसकी 2010 में हमको वहां से हटा दिया और हमारे 2 और अफसरों को वहां से हटा दिया, फिर फाइल बंद कर दी तत्कालीन सरकार ने। फिर अब जाके बार बार करने के बाद शुरू हुआ, अच्छा काम शुरू हुआ। DS मिश्रा जी है, ही नोज द इन एंड आउट ऑफ द इश्यूज, तो आई एम श्योर वो पूरा इसका जस्टिस करेंगे। देखो, किसी को कोई जेन्युइन इंडियन सिटीजन को कोई बाहर नहीं फेंकने वाले, अगर जो घुसपैठिए आए हैं थ्रू 2000, और इसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा है जो नेशनल सिटीजन फॉर रजिस्टर फॉर सिटीजन जो ओवरसी कर रही है, वो प्रमति बुयान कह के एक लेडी ने कोर्ट में केस लगाया था, उसके ऊपर जो सिटीजनशिप रजिस्टर बन रही है असम में, जो बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है। त्रिपुरा में बहुत कुछ हो चुका है। चकमा रिफ्यूजी, चकमा जो लोग हैं वो ट्राइबल है, उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। ये भी एक रियलिटी है। आप शायद वहां पर दौरे पे नहीं गया, मैं गया हूँ। वहां पर भी चकमाओं का जो पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है, हिंदुओं का कम होती जा रही है, और वहां से घुसपैठी आ रहे हैं। इसमें कोई ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। रियलिटी और तत्वों पे बात करें, आप ऐसे नैरेटिव और शोर मचाने से कोई नहीं बनेगा। ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी आए हैं, उनको भी कहता हूं कि बड़ा ये बात है, परंतु तत्व ये है कि इट्स अ वेरी टाइमली कमिटी, ये बहुत जरूरी है आज आवश्यकता, क्योंकि किसी वक्त पे किसी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया और उनको आने दिया, उनको पनाह दी, उनको घर दिया, उनको सब कुछ दिया। इसी कारणवश आज इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं। अगर उस वक्त ममता बनर्जी 400 किलोमीटर का लैंड एलोकेशन दे देती तो काफी कुछ हो जाता, जो आज शुभेंद्र अधिकारी दे रहे हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स भी है कि प्लीज गिव लैंड, allocate लैंड फॉर बॉर्डर फेंसिंग पर्पसेस। बशीरहाट जो बिदन नगर से साउथ ऑफ बिदन नगर आप जाते रहेंगे, वो हालत खराब, आपको पता नहीं है क्या रियलिटी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाया क्योंकि आप ही के लोगों ने कहा था कि चिकन नेक को काटेंगे। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है और उसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे, उसको सशक्त करेंगे और स्ट्रांग करेंगे, सुरक्षित करेंगे। सिमिलरली असम से देखे हुए कुछ रिवराइन टेरेन है मेघालय के पास, मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर में, वहां पर कैसे करेंगे वो सरकार के पास है, वहां का सरकार भी सहयोग कर रही है। तो इसलिए इसमें राज्य सरकार की सहयोग बहुत जरूरी है। अब अच्छी बात है कि सारी एक ही सरकार आ गई है। महाराष्ट्र में काफी भरे हुए हैं, बम्बई में, नोएडा में है, भी आपने देखा ही होगा। बिहार के अंदर भी है, बिहार के अंदर हमने फ्लैग किया था 2007 में। तो ऐसे मेरे किताब में इसका चर्चा, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड में मैं ला के रखता हूँ। 2007 में भी हमने इसको फ्लैग किया हुआ है, 2010 तक फ्लैग होता रहा। उसके बाद इसको पर्दा डाल के हम लोगों को बदलाव किया और पर्दा डाल दिया ताकि ये उनका अपना वोट की राजनीति चलती रहे। ये सत्य है, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या अभी तक कोई इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ? ये डिस्टॉर्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया कदम, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने। उनको तो बधाई देनी चाहिए कि ये देश हित में इतना कुछ कर रहे हैं। बाकी तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, आनंद जी वो जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स होगा वो आनंद जी बताएंगे। मनीष सर, गिनी साहनी, मुझे एक बात बताइए, जब शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि हम अब तमाम घुसपैठियों की जांच पड़ताल करेंगे और उनके शपथ ग्रहण के अगले दिन की तस्वीर है गिनी साहब कि हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश बॉर्डर पर खुद ब खुद जाने लगे अपना सामान उठाकर। तो अगर ये डेटा गलत था, अगर ये सिर्फ एक नैरेटिव था, एक खास समुदाय को बीजेपी टारगेट कर रही है, तो बिना कहे बिना सुने वो लोग खुद ब खुद अपना सामान उठा के क्यों जाने लगे? और जब हमारे कैमरामैन ने, हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो लोग बात करने को तैयार नहीं थे। उनसे पूछा कि भाई आप तो इतने सालों से रह रहे हो, अचानक क्यों जा रहे हो? तो बोले नहीं, हम अपने मुल्क जा रहे हैं। तो अगर आपका मुल्क है जहां आप जा रहे थे, तो जिस जगह रह रहे थे वो क्या था आपका? तो बहुत बड़ी तादाद में गिनी साहब, और ये डेटा है, तस्वीरें हैं, ये कोई नैरेटिव वाला मामला नहीं है। जरा बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बोला कि बहुत सारे बांग्लादेशी भारत आए, हमने तो मना नहीं करा, अगर आए हैं और आप वापस भेज रहे हो तो भेजो। पर हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप ये कहते हो कि घुसपैठिए जो हैं वो सारे मुसलमान जो हैं वो बसाए गए हैं, तो वो बसाए किसने? हमारा सवाल तो ये है ना साहब, अगर वो यहाँ आए हैं और यहाँ से जा रहे हैं, आप जाते हुए की तस्वीर दिखा रहे हो, आते हुए की क्यों नहीं दिखाई आपने? भाई इसका मतलब आप ये मानते हो ना कि हमारी सीमाएं कमजोर हैं। आप ये बताइए
आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ना साहब कि आज हमारे देश की सीमा इतनी कमजोर है कि कोई भी आएगा हमारे देश में घुस जाएगा। कभी हमारे देश में पहलगाम जैसे हमले होते हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तानी वाले आ गए और मार के चले गए, तो सर हमारे देश की सीमा सुरक्षा पे सवाल खड़ा नहीं होता क्या? आप कहते हैं वो घुसपैठियां, अमित शाह साहब बोलते हैं, मुझे वो भाषण आज भी अमित शाह जी का याद है, जो खड़े होकर बोल रहे हैं कि भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं, कोई तारों के नीचे से आता है, कोई पानी के रास्ते आता है, कोई पहाड़ टाप के आता है। अगर आप वो रिकॉर्डिंग चलाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अमित शाह जी ने मंच से यह बात बोली है कि भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं और बहुत बड़ी होने के नाते कोई जो है तारों से नीचे से आता है, कोई समुद्र के रास्ते आता है, कोई पहाड़ों से टाप के आता है, तो हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो यह तो आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। तो आप उसे कैसे देखेंगे जब एक देश का गृह मंत्री यह बयान देता है कि हम घुसपैठ को रोकने में नाकाम है? और सबसे बड़ी बात सर, आज इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई घुसपैठिया है तो वो है सीमा हैदर। आप सवाल करिए ना, नेपाल के रास्ते से भारत घुसाती है, उसके बाद वो यहाँ के बच्चे पैदा करती है, और क्योंकि उसने शादी हिंदू से करी है तो भाई साहब उसके लिए सब छूट है। मतलब जिस औरत को वापस पाकिस्तान जाना था वो आज यूपी में बैठ के ढुमके मार मार के रीले बना रही है। आप मुझे बात बताइए, क्यों नहीं उस सीमा हैदर को भेजा गया? किसने उसको प्रमाण दे दिया कि वो भारत जा सकती है? क्या वो घुसपैठिया नहीं है? वो अपने 4 बच्चे लेकर के यहाँ पे आ गई, कैसे आ गई? कोई पाकिस्तानी भारत में आएगा पर वो अगर हिंदू से शादी करेगा तो आ जाएगा। अगर यही कोई कहने का मतलब है दूसरे समुदाय की एक आदमी होता, मुसलमान आदमी होता, तो आज उसके पास कोई औरत आती तो अब तक तो उसको लव जिहाद के केस में पता नहीं कहां से कहां बंद कर देते। पर सचिन मीना है, वो हिंदू है तो सब चलेगा, क्योंकि वो योगी जी की फोटो लगाती है, मोदी जी का भाषण करती है, भजन करती है और राधा राधा की क्लिपें चलाती है, तो सीमा हैदर के लिए सब छूट है। सर सबसे बड़ा घुसपैठिया का तो वो उदाहरण है जिसको मीडिया ने रानी बना दिया पूरे देश के अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए? मीडिया ने उसको तवज्जो दी। अगर आज भी मैं कहता हूं क्या पता वो पाकिस्तानी एजेंट हो कोई, आप चेक करवाओ ना इस बात को। मुद्दा तो ये होना चाहिए सर, ऐसे सीमा हैदर जैसे बहुत घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश में भी आए हैं, बिल्कुल वो मुसलमान भी हो सकते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे देश की सीमाओं में कोई मुसलमान घुसे, कोई हिंदू घुसे, कोई सरदार घुसे, हम सबके लिए एक ही कहते हैं कि कानून संविधान ये कहता है सबको उठाओ और बाहर फेंको। पर हमारा सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पर यह है कि वो देश की सीमा में आए तो आए कैसे, हमले हुए जवाब ले लेते हैं, होए कैसे, ठीक सीमा है, हैदर यहाँ आई और बच्चे पैदा करे गिनी तो साहनी करे साहब कैसे, ये सवाल जवाब है ले हमारा। लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। अनंत में जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, हमने पहले भी कहा, चुनाव के दौरान भी कहा, उससे पहले भी कहा कि हमें इस देश के अकलियत के लोगों से कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन हमारे देश के अकलियत के लोगों का अधिकार अगर दूसरे देश के मियां रोहिंग्या मुसलमान अगर आके हमारे देश के, हिंदी में बताइए, उर्दू भाषा में समझ में नहीं आ रही। सुनिए गिनी साहब जवाब ले लीजिए, जो जवाब ले आपने लीजिए, जवाब। बोला ये हिंदी में बता गिनी दो। साहब ज्यादा समय मेरे पास नहीं, जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछा उसका जवाब ले रहे हैं। मुसलमान बहुत याद रखते गिनी होंगे, साहनी तो आपको आपने उर्दू सिखाते सवाल होंगे, पूछा हमें उसका नहीं जवाब ले आता, लें। जाओ। जवाब चाहिए कि आप सिर्फ एक तरफा डिबेट चाहते हैं? अमित जवाब दीजिए सर हमें गिनी अकलियत का साहब का। मतलब तो बताओ, हम सुनेंगे भी तो सही, अकलियत क्या बोल रही है हम समझ नहीं पा रहे ना। तो जवाब आप फिर दीजिए आते ही आनंद। क्यों मैं डिबेट में तैयारी करके आया करिए, अकलियत क्या होता है पूछ लीजिए। जेबा खान जी आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है, उनसे कभी पूछ लीजिएगा, ये तो ठीक है ना? वो चुनाव हार कर आई है मानगो से, पूछ लीजिएगा उनसे जाकर, कांग्रेस की कार्यकर्ता है। बेटी आपके साथ बैठ के लंच देखिए अमित जी, हम तो ये कहेंगे कि गिन्नी साहब को कहेंगे, जेबा जी को भी कहेंगे कि आप मनी साहब की एक पुस्तक है द माइथ हिंदू टेरर, उसको एक बार पढ़िएगा तो बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है ना? पहली बात। और इतने सीनियर अधिकारी सामने बैठे, आप लोगों को भी बहुत कुछ लेना होगा, जानकारी 306 रुपए का नहीं होगा तो मैं भिजवा दूंगा आपको जी। जेबा जी ऐसा है कि हमने हमारी 10 वर्षों से असम में सरकार है अमित जी, असम में हमने 1,40,000 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराया है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों से, 1,40,000 हेक्टेयर। और दूसरी बात, अभी जब एक कार्रवाई चल रही थी अमित जी, तो हमने एक मित्र अधिकारी थे बीएसएफ के आईजी, उनसे हमने पूछा साहब आप बॉर्डर पे कैसे लोग आ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए जब हम बॉर्डर से किसी को पकड़ कर लाते हैं तो हम स्टेट पुलिस के हवाले करते हैं, और स्टेट पुलिस क्या करती है, स्टेट पुलिस उससे पूछती है और पूछताछ करने के बाद स्टेट पुलिस उसका क्या करती है, उसको कैसे छोड़ देती है, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन राज्य सरकार को सिर्फ वोट लेने के लिए कीमत है, डीजल का कीमत है, एलपीजी के लिए पूरे देश में, दुनिया में वैश्विक संकट में 55% से 22% के तेल और एलपीजी का दाम बढ़ा है, लेकिन भारत में 4.5% गिरा है। और आपकी सरकार 2013 में थी
हो 8 बजे जाते के हैं। बाद पेट्रोल कौन पंप पे पेट्रोल जिम्मेदार नहीं होता लेगा? था, उन उस गरीब समय कोई बच्चे जो वैश्विक संकट नहीं सुसाइड था। कर रहे हैं, कौन लेकिन आज जिम्मेदार है वैश्विक इसके संकट के लिए? बावजूद इस पर बात पूरे देश में कीजिए। कहीं भी लोगों में हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। लोगों को आराम से तेल बिजली मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको तो माननीय पता मोदी जी भी के नहीं लगता नेतृत्व सर, में तेल संभव कहाँ हो से रहा आ है। गया? बीच में तेल कहाँ से आ गया? या न्यूज़पेपर नहीं अभी अरे पढ़ते वो हैं? तो जेवाजी से पूछे ना, तेल और बिजली कहाँ से आ गया? खबरों से बाहर निकला कीजिए। अब देश जेवाजी से दुनिया का पूछ खबर लीजिए। रखा कीजिए। अपने पार्टी का छोड़कर देश के लोगों की खबर अरे रखिए, तब आप पता अपनी चलेगा। लाइन लग अपनी रहा है, चिंता ये करिए मतलब जेवा क्या जी। है? जेवा लोगों जी, को आप तो तो कुछ नगर पता ही निगम का नहीं है, चुनाव जीत क्योंकि कर नहीं आ 70 पाई। दिनों से मैं ज्ञान दे दूर रही है है देश आप लोग। दुनिया को। पार्टी से कांग्रेस बाहर की कुछ नहीं कार्यकर्ता है, देखते हैं। कांग्रेस की टिकट पे लड़ रही थी आप पता है 2 देश महीना के पहले, युवाओं से और और यहाँ देश के लोगों राजनीतिक से क्या विश्लेषक बन मतलब के है? सीनियर सीधे अधिकारी की पहुंच बात जाना सुनने है को तैयार सत्ता नहीं में। है। ये आपका सिस्टम को आपके हाईजैक पार्टी का करके। चाल और चरित्र यही है। इसीलिए जनता आपको नीचे बैठाई हुई है। अच्छा काम करिए, बिल्कुल नहीं, विपक्ष बिल्कुल करने नहीं, की गलत बहुत बात जरूरत है। है। आज राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और जनता ने वो प्यार से एक्सीडेंटल चुनकर एलओपी भेजा है है। उन्हें। चुनकर वो भेजा है। एक्सीडेंटल आप लोगों एलओपी की है। इतने साजिशों के वो बाद भी राजवंशी चुनकर परंपरा के भेजा है, है वो जनता ने। राजा बहुत है, बड़ी बात है। वो राजा है। लीडर अब ऑफ कर्नाटक ऑपोजिशन से को देश में कर्नाटक प्रधानमंत्री से आपके ऊंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये को पर ये है, नहीं आप पता है समझ कि लीजिए। कर्नाटक में ऐसे क्या होने जा रहा है। सिचुएशन उनसे में पूछते हैं जब हर पत्रकार, चीज तो कहते हैं ये तो हर राहुल जी किया जा रहा बताएंगे। है, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। हाईजैक किया जा रहा है, ऐसे में वो लीडर ऑफ अरे पूरा ऑपोजिशन है। बहुत सिस्टम बड़ी भारत बात है। की जनता के बहुत हिसाब से, बड़ी बात संविधान है। के हिसाब आप से लोग चल रहा है। 400 पार के बाबा नारे लगा भीमराव रहे थे। साहब अंबेडकर के 2024 बनाए में हुए पैसा संविधान की के तहत सरकार सारे बदल कार्य हो रहे हैं। गई। इसकी जब आप चिंता लोगों मत ने करिए। देख लिया देश की जनता का दिल में क्या है, सीमा हैदर, उसके बाद बहन से जी, आप सीमा लोग हैदर बच्चे लेके कैसे स्टेट आ में गई चुनाव सर? होता है, SIR लेके वो पहुंच बताता जाते हूँ हैं। बाजी, मैं, इनसे ये बताता हूँ इलेक्शन कमीशन का गिन्नी जी, काम शुरू होता है, गिन्नी उसके जी, बाद से सीमा चुनाव हैदर गिन्नी शुरू जी, होते हैं। सीमा हैदर, गिन्नी जी, एक छोटा सा सूचना देना चाहता हूं, आपको अवगत करा दो या याद दिला दूं। जी आपको याद होगा इशरत जहां केस, उसमें 4 लोग मारे गए, तो जावेद शेख और इशरत जहां थी, जिसके ऊपर आपका बहुत रोना आया। उसके साथ उसी गाड़ी में जीशन जोहर, अमजद राणा, 2 पाकिस्तानी थे जो अवैध तरीके से भारत में आए हुए थे। तब तत्कालीन केंद्र सरकार आपकी थी, पहले वो कश्मीर में आए थे, वहां से बाहर निकाले गए, दोबारा वो अवैध तरीके से मुंबई आए और वहां से किसको क्या करने आए थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री का असैसिनेशन करने आए थे। ये मैं नहीं कह रहा, मुजम्मल भट्ट ने डेविड हेडली को कहा। डेविड हेडली ने कोर्ट में कहा है, ये कोर्ट में कहा है 2016 मार्च अप्रैल में। तो इसलिए गिन्नी साहनी जी, घुसपैठ तो पाकिस्तान के तरफ, और आपने कितने आपके टाइम पे कितने पार्लियामेंट को प्रवक्ता दोनों मिलकर मेरे को मेरे सवाल का जवाब दे दो। सीमा हैदर देखो, मैं सरकारी आदमी सरकारी सोर्सेस में दूंगा। आप ये बात बताएं कितना पर मैं आपसे सीमा हैदर भारत में क्यों है सर? वो मुझे क्या पता, वो तो उसके बारे में, मतलब मेरा टाइम पे जो कार्य लेकिन आपको उसके पता बारे में नहीं है, देखो, सवाल तो और मैं करते आपको हैं ना। बताऊंगा। सवाल तो I don't know कर who is सकते हैं। Himalayas. ना, आप डिबेट में आए हो, आप कह रहे हो सवाल तो डिबेट कर सकते हैं सरकार से कि वो कैसे देखो, मैं रहती है। सरकारी प्रमाण के की बात बताओ। हो रही है तो आप ये बताओ अमजद राणा क्या आपका भाई था या आपका रिश्तेदार था? चलिए ठीक है मनीष सर, जीशन जोहर कौन था? मनीष सर मैं जेबा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनीष सर ठीक है, जेबा खान मेरा एक सवाल आपसे है। सरकार जो कर रही है, आपके लिहाज से उसको करने का सही तरीका क्या था? ये जो डेमोग्राफिक चेंज कमेटी बनी है, आपके लिहाज से ये ठीक कदम है घुसपैठियों को देश से बाहर भगाने का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो? ये कमेटी बनी है, अच्छी बात है, ठीक है, और बिल्कुल देश के जो सीमाएं हैं सुरक्षित होनी चाहिए, घुसपैठिए नहीं आने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ये करने से ज्यादा दिखाती है और प्रोपेगेंडा ज्यादा करती है। तो प्रोपेगेंडा नहीं करे, काम करे। और इसके साथ ही साथ जो जरूरी मुद्दे हैं देश के युवाओं की भविष्य, रोजगार, इस पर ये लोग बात ही नहीं करते हैं। महंगाई पर बात ही नहीं करते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम, LPG का दाम, हर रोज खाने का ब्रेड का दाम, हर चीज बढ़ते जा रहा है, इस पर बात ही नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान और इस सब चीजों में सिर्फ ध्यान भटकाते हैं मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे। और बिल्कुल देश की सीमाओं का सुरक्षा होना चाहिए और बहुत कड़ा होना चाहिए और एक डेटा होना चाहिए। कुछ भी इस तरह का घुसपैठ नहीं होना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और प्रोपेगेंडा सिर्फ नहीं होना चाहिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ और अनंत कुछ नहीं। अमित, और चुनाव में सीमा- फायदे के लिए और सत्ता बनाने के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। ठीक है अनंत अमित, और मेरे 12 पास साल से आखिरी क्या कर रहे थे, किसकी 50 जिम्मेदारी सेकंड थी? बचा हुआ है। आज हल्ला कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, वक्त मेरे पास नहीं बचा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं शो क्लोज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िबा आपका, आप शो में आई। सानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनी सर थैंक यू सो मच, आप शो में आए। इसके अलावा अनंत अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। देश का सवाल में यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।